नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी मार्लेना अगली मुख्यमंत्री होंगी उनकी पार्टी की। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पहली आप जानते हैं सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और अब तीसरी आतिशी। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली को कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिल गई और अफजल गुरु की अचानक से दिल्ली की राजनीति में एंट्री होते हुए हम क्यों देख रहे हैं? दरअसल इनकी जो माताजी हैं और इनके जो पिताजी हैं, जब ये पैदा हुई थी तो इनका नाम जो मार्लेना रखा गया है वो मार्क्सवाद से तो मार लिया गया और लेनिन से लेना लिया गया। तो मार लेना इस तरीके से, और इनके माता पिता कम्युनिज्म से, वामपंथ से, साम्यवाद से किस कदर प्रभावित हैं, इसके अनेक दृष्टांत जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। अब सारी चीजें खुल खुल करके सामने आनी शुरू हो भी चुकी हैं। अफजल गुरु की एंट्री इसलिए हुई है कि इनकी माताजी का एक बयान अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जब इन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई थी और उस चिट्ठी पर इनके भी हस्ताक्षर थे। इनके पिताजी के बारे में भी तमाम तरह की जानकारियां हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि साहब अरविंद केजरीवाल ने गलत बॉल तो नहीं फेंक दी है, गलत फैसला तो नहीं ले लिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो तमाम तरह के जो आरोप हैं उनमें घिरे हुए हैं। इस्तीफा इसीलिए देना पड़ा। आरोप है छवि खराब हुई है, कुर्सी से चिपके रहने की एक छवि बन गई है। जेल में आप 5, साढ़े 5, 6 महीने रहे और जेल में भी आप मुख्यमंत्री ही बने रहे। यानी दिल्ली की जनता की आपने चिंता तक नहीं की। कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा तो फाइलें तो नहीं रुकेंगी, कैबिनेट की बैठक तो नहीं रुकेगी, विधानसभा का सत्र तो बुला सकता है, जनहित में फैसले तो ले सकता है। लेकिन जब बाहर आए तो समझ में आया कि जो शर्तें लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें तो लिखा है कि आप एज चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, विधानसभा भी नहीं बुला सकते। तब इनको लगा कि मुख्यमंत्री का पद त्याग करके हो सकता है कि जो खोया हुआ जनाधार है, जो लोगों की सहानुभूति वो खो चुके हैं, शायद वापस आ जाए। लेकिन क्या आतिशी के मुख्यमंत्री बनाने से एक नया वितंडा शुरू नहीं हो गया है? तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अफजल गुरु की जिस तरीके से एंट्री हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये याद दिलाया है कि इनके माता पिता तो अफजल गुरु की फांसी को टलवाने के लिए सक्रिय थे। उनका बयान भी देखेंगे इनकी माताजी का। इसके अलावा हम जरा ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है इस समय, वो फिर से जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत हिंदुओं का बंटवारा हो गया था जातिगत आधार पर, क्या फिर से एकजुट करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं? क्योंकि कुछ ऐसे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं जिनसे इस बात का आभास होता है। सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम इनकी माताजी का वो बयान सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा था। has been saved from being hanged. So to that extent we are happy. But we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. तो ये इनकी माताजी का बयान था साहब। हाँ, कि और वो शहीद हो गया बेचारा। आज स्वाति मालीवाल ने भी कसर बाकी नहीं छोड़ी, एक वीडियो जारी किया। दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है।
आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी वीरेन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मेरे मन में ये जो मैडम स्वाति मालीवाल जी बोल रही थी, इनके प्रति मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है कि ये भी उसी लेफ्टिस्ट गिरोह की मेंबर रही हैं। वो अलग बात है कि उनमें फूट पड़ गई और किन्हीं कारणों से उनको अलग होना पड़ा अरविंद केजरीवाल की। वरना मैं संदर्भ के लिए एक बात साफ बता दूं कि ये जो मार्क्सवादी और इस्लामी जिहादी जो गठबंधन है, ये आज का नहीं है। ये 1925 में भारत में जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ताशकंद में हुआ था, जिसमें उस समय सोवियत यूनियन का कब्जा हो चुका था, जो आज सेंट्रल एशिया का एक अलग एक इंडिपेंडेंट देश है, उस समय से कम्युनिस्ट पार्टियों का इस्लामी जिहादियों से गठबंधन है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1947 में भारत के 17 टुकड़ों में विभाजन का समर्थन किया था। गंगाधर अधिकारी एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस की पब्लिश किताब जो है गंगाधर अधिकारी की, वो नेट पे आज भी अवेलेबल है, लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टियों और आज जो आप देख रहे हैं, जो यूरोप की सड़कों पर पिछले साल या इस साल के शुरू में अमेरिका में जो हमने गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में जो बड़े बड़े प्रदर्शन देखे, 1-1 लाख लोग तो लंदन में आए, फ्रांस में आए, जर्मनी में आए, पुर्तगाल में, नॉर्वे में, डेनमार्क में और अमेरिका में, वो सब उसी इस्लामी जिहादी और कम्युनिस्ट गठबंधन का ही परिणाम है। और एक इटालियन कल्चरल मार्क्सिस्ट, एक मार्क्सिस्ट था, उसकी नई थ्योरी है सांस्कृतिक मार्क्सवाद, एंटोनियो ग्रैम्सी। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मार्क्सवाद को एक वर्ड है वोकिज्म, वोक, WOKE, वोकिज्म। तो ये जो अब आप देख रहे हैं, ये सब वोक्स हैं। ये लोग जेंडर को नहीं मानते। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जो वोक आइडियोलॉजी है वो बहुत लोकप्रिय है। आपने साल के शुरू में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ट्रांसजेंडर के ऊपर बहुत लंबी सुनवाई की तमाम मुकदमों में, और जेंडर क्या होता है और ये मेल फीमेल क्या होता है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट भी बनवा दिए हैं, देखा होगा आपने, ये सब हो रहा है। तो दिल्ली में जो वोक गैंग है ये बहुत कमजोर है, ये बहुत मजबूत है। और अगर अफजल गुरु के पक्ष में उनकी माताजी खड़ी हो रही हैं और उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक समझ के अनुसार अफजल गुरु तो जो है बलि का बकरा बनाया गया है, तो बिल्कुल साफ बात है ये उनकी एक शताब्दी पुरानी उनकी आइडियोलॉजी है, उसी के अनुसार वो बात बोल रही हैं। आतिशी मार्लेना में, स्वाति मालीवाल में और अरविंद केजरीवाल में केवल घोषित अंतर ये है कि अरविंद केजरीवाल और स्वाति माल कभी घोषित तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के या CPM के मेंबर नहीं रहे, लेकिन जो कल्चरल वैल्यूज है, जो आइडियोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है, ये सब उसी के हिस्से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो आपके हाई कोर्ट के में बड़े वकील हों, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हों, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब लोग जो है, ये इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। और केवल नई बात ये हुई है कि अब ये बात खुल के सतह पर आ गई है। अब सीधे कम्युनिस्ट पार्टी का चेहरा अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आ गया है। और ये लड़ाई तो 2014 के पहले, क्या 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, और आप अगर याद करें
तो सोनिया गांधी की कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बदनाम करने के लिए, अस्थिर करने के लिए कोई षड्यंत्र बाकी नहीं रखा था। तहलका कांड आपको मालूम होगा किस तरीके से बंगारू लक्ष्मण जो बीजेपी के अध्यक्ष को पैसा ऑफर किया गया, फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उनको भ्रष्टाचार में आरोपी बनाया गया, उनको कलंकित किया गया। नरेंद्र मोदी चूंकि पॉलिटिकली मजबूत हैं, अटल जी की तरीके से 100 पार्टियों के समर्थन पे उनकी कोalition गवर्नमेंट नहीं है। अटल जी के समय बीजेपी की संख्या 182 180 रहती थी। मोदी जी 2 बार पीएम रहे, उनका स्पष्ट बहुमत था। तीसरी बार में स्पष्ट बहुमत नहीं है, 240 पे है। तो इस बार इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। और राहुल गांधी ये जो वो गिरोह का सरगना है, जिस तरीके से ये गया अमेरिका में और जिस तरीके से जो घोषित आईएसआई की और इस्लामी जिहादियों की प्रवक्ता है इल्हान उमर, जो सोमालिया की मूल की है, मूलतः और अमेरिकन कांग्रेस में वो मतलब अब हम भारत के शब्दों में गए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की आजादी नहीं है, भारत में जो है मुसलमानों का के संग अत्याचार हो रहा है, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और यहाँ पे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरे सिस्टम में, पूरे व्यवस्था में भागीदारी नहीं है। हम जाति जनगणना हम करा के रहेंगे, हम उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो वो एजेंडा जो है, जो कम्युनिस्ट एजेंडा है, वो है कि पहले परिवार नाम की संस्था को नष्ट करो। और इस काम को करने में वो यूरोप और अमेरिका में सफल हो चुके हैं। आज आज अमेरिका में और यूरोप में सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन, क्योंकि परिवार वहां नष्ट हो चुका है। और वहां पे तो और यूरोप के कई देशों में तो एक मंत्रालय खुल गया है, अकेलापन का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, ये स्थिति आ गई है। तो इन्होंने अमेरिका में और यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप के समाजों को नष्ट कर दिया, और वही काम ये यहाँ भी कर रहे हैं। और ये वीरेन जी, कहते जेंडर क्या होता है, तो अब ये जो है ये खुल के सामने आ गई। और 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद से ये वोक जो है नंगेपन पे उतर आए हैं। और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और आज आतिशी का मुख्यमंत्री बनना, ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में अब भारत में ये लोग खुल करके अस्थिरता फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या पैदा करेंगे। और जाति है, मजहब है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, रोज नए नए फॉल्ट लाइन क्रिएट करेंगे और समाज में तनाव पैदा करेंगे। ये नाम की मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि शपथ अभी हुई नहीं और इनका जाना कब है ये तय हो गया है। ये तो बिल्कुल प्रॉक्सी और कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। एक वीडियो इनका बड़ा वायरल हुआ जब इनका फैसला हुआ, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है और मुझे लगता है कि सिसोदिया और केजरीवाल के प्रति जो इनका समर्पण भाव है, उसी की वजह से ये मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं। के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में 17 महीने तक लोग इनको ड्रामा क्वीन भी कह रहे हैं क्योंकि अभी दिल्ली में जब जल संकट हुआ था तो ये दिल्ली के एक कोने में बड़ा शानदार सा पंडाल बना करके अनशन पर बैठ गई थी और उसमें लंच के समय भी गायब हो जाती थी, बाकी टाइम भी गायब हो जाती थी। बाद में पता लगा कि वहाँ एक एसी भी लगा हुआ है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं और जब 4 दिन 5 दिन हुए तो अचानक पता लगा कि बेहोश हो गई हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। ये पूरी पार्टी ही ड्रामा कंपनी है। आप याद तो करिए 2014 में अरविंद केजरीवाल जो है वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पहुंच गया था और ये कहता था कि अगर बस सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दो, इनको जेल भेज दो और भारत की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये यहाँ तक बोलता था। इस अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सारे पार्टियों के सारे नेताओं को भ्रष्ट बताया इसने।
इसने लालू यादव को भ्रष्ट कहा, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट कहा, अखिलेश यादव को बेईमान कहा, सबको इसने चोर कहा है, सबको इसने गाली दी है। मुकेश अंबानी की, और ये इतना बड़ा नाटककार है कि इसने मुकेश अंबानी के खिलाफ जो है विजिलेंस ब्यूरो के की ओर से एक एफआईआर भी लिखवा दी थी, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट का कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है उसके ऊपर, केवल ये दिखाने के लिए कि हम बड़े ईमानदार हैं। और आम आदमी पार्टी को अगर नाम ही कहा जाता है एएपी, अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी, गाली दो, आरोप लगाओ, भाग लो, ये काम ही है इनका। लेकिन अब इनके ड्रामे का समय पूरा हो गया है। आपको पता है अगले साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं, और दिसंबर के हफ्ते, और अगर चुनाव अपने सही समय पे हुए तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है, या 20 दिसंबर के आसपास जो है, चुनाव के शेड्यूल की घोषणा हो जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल का जो नंगा नाच लोगों ने देखा है, जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला है, और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और और मनीष सिसोदिया को बड़ा भारी इन्होंने जननायक सुधारवादी बताया था कि साहब शिक्षा में क्रांति आ गई है, दिल्ली के हॉस्पिटल में घोटाला हुआ, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में घोटाला हुआ, जल बोर्ड में घोटाला हुआ, अब लोगों ने सब देख लिया है ये। अब इनकी कलई पूरी खुल चुकी है। और मेरा मानना है कि ये मुख्यमंत्री पद से इनका इस्तीफा, यह इनका सत्ता में बने रहने का एक अंतिम हताशा भरा प्रयास है। और अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल स्टॉक है वो कितना गिर चुका है, आप इसका अंदाज इस बात से लगा दीजिए कि हरियाणा के नेता हुड्डा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बात करने तक का मौका नहीं दिया, का समय नहीं दिया, या उनके जो नेता हैं राघव चड्ढा को, और वो सीटें मांग रहे थे, उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक सीट नहीं दी है। अब आम आदमी पार्टी को आप देखिएगा, जब परिणाम आएगा तो कुछ ही सीटें होंगी, एक संख्या में होंगी, सिंगल डिजिट में होंगी, जहां आम आदमी पार्टी को 2, 3, 4, 100, 500, 1000 वोट मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब का कितना बुरा हाल है आपको पता ही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां लगातार गंभीर बनी हुई है। वहां पे ड्रग स्मगलिंग और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से स्मगल होके आ रही है, वो स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। और मुझे तो केवल ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार पंजाब की हालत को देखते हुए कब तक आंखें मूंदी बैठी रहेगी, ये कब जाके वहां एक्ट करेंगे। क्या तब एक्ट करेंगे जब फिर से 84 जैसे हालत हो जाएंगे, जैसे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर में। तो पंजाब में स्थितियां में लगातार गंभीर हो रही हैं। और आपको मालूम होगा दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव के समय कुमार विश्वास ने क्या कहा था इनके बारे में, अरे ठीक है पंजाब अलग हो जाए तो अलग हो जाए, हम तो रहेंगे वहां के मुख्यमंत्री। और जो सिख फॉर जस्टिस का नेता है, खालिस्तानी नेता है पन्नू का, ये सब बयान आ ही चुका है कि हमने उसको पैसे दिए हैं और जितना हमने कहा था इसने कुछ किया नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन से अब जो अमेरिका की संस्था की CIA, जो इंटेलिजेंस बॉडी का एक फ्रंट ऑफिस है, उससे इसको पैसे मिलते हैं, ये भी बात सामने आ गई है। और एक रॉ के ऑफिसर हैं, वो बहुत आप भी उनको जानते हैं, कर्नल RSN सिंह, वो तो इसके मुख्यमंत्री बनने के दिन से ही कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये आदमी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। ये बात वो लगातार कह रहे हैं। और RSN सिंह ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टीवी चैनल पे बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत जिम्मेदार रॉ के अधिकारी रहे हैं, और वो फौज में भी रहे हैं, तो उनको जानकारी है। अब केवल ये देखना है कि केंद्र सरकार का रिस्पॉन्स क्या होता है। लेकिन आतिशी मरलेना के जरिए अरविंद केजरीवाल को केवल ये छूट रहेगी कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन भी हो रहा है और अब उनको गाली देने के लिए वो आजाद हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे अगर वो गाली बकते की जो उनको सुरक्षा थी वो अब नहीं रहेगी। और एक बात जो लगातार आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के रिहा होने के दिन से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि साहब तानाशाही की हार हुई और हम जीत गए। अरे ये भी तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर 10 लाख का बॉन्ड भरा है आपसे। 10 लाख का बॉन्ड बड़े बड़े अपराधी को नहीं भरना पड़ता, 50,000 1 लाख का बॉन्ड भरा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी सरकारी पत्रावली पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यानी आप असेंबली में भी नहीं जा सकते, आप असेंबली में भाषण नहीं दे सकते। तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने लेम डक चीफ मिनिस्टर वैसे ही बना दिया है।
और आप जो है इस्तीफा देने के बाद शहीद बनने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी की वजह से मैंने इस्तीफा देना पड़ा मुझे, और मैं जनता के लिए काम कर रहा था, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा था। तो अब जो है आज अरविंद केजरीवाल का विक्टिम कार्ड अब नहीं चलने वाला। जी, जी, दिल्ली बीजेपी की बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है वैसे। बदल देने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। चेहरा बदल देने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। वीरेन जी, ये लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करके आए थे, सब इन्होंने उसके उलट आचरण किया है। इसीलिए आज हालत ये है कि लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर लड़े, केवल 3 पर कामयाबी मिली, वो भी पंजाब में जहां इनकी अपनी सरकार है। और दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों में 205 कैंडिडेट खड़े किए, सबकी जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब ये है कि दिल्ली से भी विदाई का समय आ रहा है, इसलिए हाथ पैर मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको एक बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए, वामपंथी या वामपंथी रुझान के नेताओं का, दलों का एक ही एजेंडा होता है, अराजकता पैदा करना। सत्ता में बाहर है तो अराजकता पैदा करो, एनार्की पैदा करो, समाज में उथल पुथल मचाओ, पूरे देश में एनार्की फैलाओ, आग लगाओ, और हर संभव फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करो। जाति की, मजहब की, धर्म की, भाषा की, क्षेत्र की, हर जाति को और हर चीज को एक्सप्लॉइट करो, समाज में फैलाओ अस्थिरता, और इतनी ज्यादा फ्री फंड की योजनाएं स्थापित, घोषणा कर दो कि हम तुमको ये देंगे, फ्री में देंगे, और राज्य सरकार को एकदम दिवालिया बना दो। आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, हिमाचल में तनख्वाह नहीं बटी है, आज तारीख 17 हो गई है। आप देख रहे हैं क्या हाल है कर्नाटक में, वहां भी तनख्वाह बांटने की समस्या आ रही है, कांग्रेस की सरकार है। आप देख रहे हैं क्या हाल है तेलंगाना में। और एक बात लोग भूल जाते हैं और मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया, भारत सरकार का बजट जो है 24-25 का, वो 49 लाख करोड़ के आसपास है। और कांग्रेस ने जो निःशुल्क सुविधाएं और फ्री पैसा खटाखट योजनाएं जो अनाउंस की थी, उसका टोटल आकार है 60 लाख करोड़। कांग्रेस से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये 60 लाख करोड़ रुपए की जो जनता को जो लाभ देने की योजनाओं का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये पैसा आएगा कहां से, ये पैसा है कहां आपके पास? और एक आदमी ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2018 से लेके 2024 जून 30 तक भारत देश भर में लोगों के खाते में जो सीधा पैसा भेजा, वो था 38 लाख करोड़। और 1 अप्रैल 2020 से लेके जून 30 2024 के बीच में 20 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न लोगों को निःशुल्क बांटा। तो सरकार के पास पैसे की व्यवस्था थी तभी तो बांटा। तो इनका कहना है कि इतनी ज्यादा लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगा दो कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम दिवालिया हो जाए, और ऐसा वेनेजुएला में हो चुका है। वो देश जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो ओपीईसी का मेंबर है, उस देश के लोग वो देश दिवालिया हो गया। तो जी, ये जी, जी। और राहुल गांधी का और अरविंद केजरीवाल का और सीपीआई का, सीपीएम का और अर्बन नक्सल का एजेंडा एक ही है, देश में आग लगाओ, उथल पुथल मचाओ, और जाति मजहब पे जो है दंगे कराओ और लड़ाओ। फरवरी 20 में जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, दिल्ली में जाफराबाद में सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया, और उसके बाद कपिल मिश्रा को इसके लिए आरोपी बनाया गया कि साहब इस आदमी ने भड़काऊ भाषण दिया। और कपिल मिश्रा अब आम आदमी पार्टी से बाहर आ गए, वो बीजेपी में है, जबकि सारा दंगा किया मुसलमानों ने। और आपको याद होगा एक वो शर्जील इमाम और उमर खालिद अभी भी जेल में है। और एक अंग्रेजी अखबार को बहुत बड़ी चिंता हो रही है, दिल्ली का है वो कह रहा है कि अगर उमर खालिद अगर नहीं आएगा तो माना जाएगा कि भारत का संविधान फेल हो गया। उसको बड़ी चिंता हो रही है। भारत और चाइना के बीच में लद्दाख के ऊपर समझौता हो गया। चाइना ने 75% पोस्टों से अपनी सेना हटा ली। ये खबर उस अखबार में 8वें पन्ने पे छपती है। दिल्ली के किसी अखबार में पहले पन्ने पे खबर नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी 2020 से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने चीन को, कि भारत की भूमि चाइना को बेच दी।
चाइना हमारे घर में आके बैठा है, चाइना भारत में आके अपने गांव बसा रहा है, लगातार झूठ बोलते हैं। लेकिन बीजेपी लोगों से मुझे ज्यादा मुझको निराशा है कि इनका संवाद इतना कमजोर है। 15 अगस्त 1947 को चीन हमारा पड़ोसी देश नहीं था, पड़ोसी देश हमारा तिब्बत था। चीन तिब्बत पे जब कब्जा हुआ उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। अक्साई चीन की 46,000 किलोमीटर की जमीन पे कब्जा कब हुआ? 1962 में हुआ। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय सीपीआई तब एक थी, और उस समय ज्योति बसु जो है कलकत्ता में माला लिए खड़े हुए थे कि कम्युनिस्ट पार्टी अब आ रही है और देश में पूंजीवादी बुर्जुआ पार्टी और सरकार का नाश हो जाएगा और देश में जो है साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार बन जाएगी। और बाद में सही। इसी चीन के मुद्दे पे कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी का जो गुट चाइना के भारत पे हमले का समर्थन कर रहा था वो आज सीपीएम है, और जो विरोध कर रहा था वो आज सीपीआई है। ये बात सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं है। तो ये राहुल गांधी और ये अरविंद केजरीवाल और ये आतिशी मरलेना, ये सब उसी गिरोह के चट्टे बट्टे हैं। ये लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आतिशी मरलेना या अरविंद केजरीवाल के पास अब दिल्ली में खुराफात करने का समय नहीं है। इनके बाद मैक्सिमम 3 महीने हैं बस। बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी। इधर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसने फिर से वापस उसी अपने मूल एजेंडे पर लौटने का जैसे फैसला कर लिया है, संकल्प ले लिया है। क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो इनके विरोधी हैं, राहुल गांधी से लेकर के वामपंथी तक, केजरीवाल से लेकर के शरद पवार तक और ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक, ये दुष्प्रचार करके हिंदुओं को विभाजित करने में कामयाब हो गए थे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से करीब 32 सीटें दूर रह करके चुकाना पड़ा है। और एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से ही वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए हैं। मैं अलग अलग लोगों के बयान भी सुन रहा था, एक्ट भी देख रहा था। जैसे अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणपति पूजन के लिए गए, जिसको लेकर के अब तमाम तरह की बातें बनाई जा रही थी, अब तो खैर शांति है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से इधर अमित शाह के बयान आए हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीएम हाउस में अपनी गाय की जो बछिया है उससे दुलार करते हुए देखे गए। ये दृश्य हमें बताते हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप कहीं ना कहीं वापस लौट रही है उसी मूल एजेंडे पर। और उसका नतीजा हम ये भी देख रहे हैं, हिमाचल से लेकर के सूरत तक, भीलवाड़ा से लेकर के कई जगहों पर जो हिंदू हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। इन घटनाओं को आप किस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं और किस तरह इसकी समीक्षा करेंगे? देखिए, हमें अगर संदर्भ में इसको देखें तो ये बात हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बीजेपी लौट रही है अपने एजेंडे पे। अगर बीजेपी का भारतीय जनसंघ का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 में स्थापना के दिन से अगर आज तक एक एजेंडा रहा है तो उसको केवल एक शब्द में हम कह सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिक दासता से मुक्ति। और 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने लगातार इस बात पे जोर दिया है कि हमें, और 26 या 28 मई 2014 को लोकसभा में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था 1200 साल की औपनिवेशिक दासता से हमको मुक्ति पानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में मंदिर बनवाने का आंदोलन चला रही है तो इसको ये कहना कि ये मस्जिद विरोधी आंदोलन है या ये मुस्लिम विरोधी आंदोलन है, ये मस्जिद या मुस्लिम विरोधी आंदोलन नहीं है। काशी, मथुरा, अयोध्या
और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में लगभग ऐसे 40,000 मंदिर हैं जिनको वापस पाना हमारा, और अपने प्राचीन आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक गौरव की को अगर हम रिक्लेम करना चाहते हैं तो हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। आजादी के बाद अगर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल जी के प्रयासों से संभव हो पाया तो वो कोई एंटी मुस्लिम कदम नहीं था। सोमनाथ के मंदिर में दर्जनों बार हमले हुए, बेतहाशा संपत्ति वहां से लूटी गई, हजारों टन सोना वहां से लूट के ले गए ये मोहम्मद गौरी गजनबी और न जाने कितने जो ये जो आदमखोर भेड़िए जिनको तुर्क जो थे, जिनको यहाँ मुगल कहा जाता है, उन्होंने कितना लूटा। मथुरा के ऊपर हमले का इतिहास 1000 साल से ज्यादा पुराना है। औरंगजेब में तो अभी मंदिर तोड़ा है 16-17 सेंचुरी में। तो हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को, अपनी एंशिएंट हेरिटेज को अगर रिक्लेम कर रहे हैं तो ये केवल जो है ये हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य जिसको हम निभा रहे हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि हम अपने एजेंडे पे वापस लौट रहे हैं, हम एजेंडे पे वापस नहीं लौट रहे हैं। भारत आज की तारीख में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5.6 ट्रिलियन डॉलर है, भारत के जीडीपी का 140%। तो अगर हम ये सवाल उठाते हैं कि शिमला में मस्जिद क्यों बन रही है, तो ये साम्राज्यता नहीं है, ये एंटी मुस्लिम कदम नहीं है। जब वहां पे जिस तरीके से आप किले बना रहे हैं, आप योजनाबद्ध तरीके से उत्तराखंड के हर जिले की, हर नगर की डेमोग्राफी को आप बदल रहे हैं, यही काम आप शिमला में कर रहे हैं, मंडी में कर रहे हैं, पालनपुर में कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। भीलवाड़ा में अभी परसों नरसों 3 दिन पहले जिस तरीके से गणेश चतुर्थी शोभा यात्रा पे पत्थर फेंके गए और जिस तरीके से वो भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर टाउन की नगर पालिका ने उस मस्जिद के ऊपर एक नोटिस चिपकाया कि आप बताइए ये जमीन कब मिली आपको, ये मस्जिद कब बनी और आपने और जिस भूमि पे बनी इसका मालिकाना हक किसका है और आपके नाम इसकी जो है कोई रजिस्टर्ड डीड है जिससे लगे आप मालिक हो। आज जो है 1-1.5 लाख मुसलमानों ने वहां पे जो प्रदर्शन किया है भीलवाड़ा में, तो सारे हिंदुओं को समझ में आ गया कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। तो ये कहना कि बीजेपी अपने मुद्दे पे लौट रही है, बीजेपी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 में दिया, 10 साल में उसको धरातल पे करके दिखाया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको किसी सरकारी योजना का लाभ देने में कोई भेदभाव किया गया हो। लेकिन उसके बाद आपके उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है कि उदयपुर में कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी जाती है, अमरावती में गर्दन काट दी जाती है, महाराष्ट्र में ये हमको बदले में मिलता है। दिल्ली में कम से कम पिछले 10 साल में 10 घटनाएं हो चुकी लिंचिंग की, जहां मुसलमानों ने घेर के मुस्लिम लड़कों को मार दिया। ये दिल्ली की घटना है, ये जो हुआ है पिछले 10 साल में। तो अब हमें अपने भविष्य को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए और वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी की अभिव्यक्ति आपको हिमाचल प्रदेश में या भीलवाड़ा राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। कोई भी सरकार और खास करके नरेंद्र मोदी जो लगातार देश को इकोनॉमी में आगे ले जाना चाहते हों, जिन्होंने 2022 में नारा दिया कि ये जो है ये अमृत काल है 2022 से 2047 तक, और इस काल में हम भारत को हमें विकसित देश बनाना है और कम से कम हमें $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है। तो जब हमें इकोनॉमी को इतना आगे ले जाना है तो हम इस तरीके के सामाजिक तनाव को, सामाजिक टकराव को और अराजकता को के साथ ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी ने डीकोलोनाइजेशन के लिए, औपनिवेशिक दास्तान से मुक्ति के लिए जो काम दिल्ली में किए हैं, उससे कांग्रेस के छाती पे मूंग दरी है उन्होंने, और कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के और आपको याद होगा 14 मार्च 2014 को जब रिजल्ट आया था, लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया था, तो लंदन का अखबार गार्जियन ने कहा था कि आज भारत का वास्तविक स्वतंत्रता दिन है, आज भारत को वास्तविक आजादी मिली है। पॉलिटिकल आजादी तो 47 में मिल गई थी, लेकिन सांस्कृतिक आजादी भारत को आज मिली है।
प्रगति मैदान में भारत मंडपम, द्वारका मैदान, और द्वारका में भी एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना, क्या नाम है उसका, यशो भूमि। यशो भूमि, और नया संसद भवन बना है दिल्ली में। इस देश को आजाद हो गया था 47 में, 1950 में गणतंत्र हो गया था, लेकिन भारत में हजारों जो सैनिक मारे गए चाइना पाकिस्तान की लड़ाई में, उनके लिए कोई एक वॉर मेमोरियल नहीं था, कोई स्मारक नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली में वॉर मेमोरियल बना है। ये जो 4 काम हुए हैं, और जिस तरीके से औरंगजेब रोड का नाम हटाया गया है, तो ये जो कम्युनिस्ट वोक और इस्लामी जो जिहादी गठबंधन है, इसको इससे बड़ी परेशानी हो रही है, और इसको ये लोग कहते हैं हिंदुत्व। और ये अब बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों की मानस पुत्र है। इनको कभी भी भारत में जो जो औपनिवेशिक दास्ता के जितने सिंबल थे, जितने सिस्टम थे और जितने नियम कानून थे, इनको कभी बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आजादी के 75 साल के बाद जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ बदला गया, भारतीय न्याय संहिता आई, और इंडियन पेनल कोड बदला गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदला गया, इंडियन एविडेंस एक्ट बदला गया, तो ये काम तो जिस तरीके से औपनिवेशिक दास्ता के मूल्यों को और उनके और जो उनके कानूनों को जैसे सरकार ने मिटाया है, खत्म किया है, और राज्य को भारतीय प्राचीन भारतीय मूल्यों मान्यताओं के आधार पर चलाने की कोशिश की है, उससे कांग्रेस को बहुत परेशानी हो रही है। आपको याद होगा 2014 में पीएम जब पहली बार जापान गए थे, तो उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता की एक प्रति भेंट की थी। इसमें भी बहुत शोर मचा था। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर में गणेश पूजा में गए, उससे बड़ा शोर मचा। लेकिन वही राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री आवास में, केंद्रीय मंत्रियों के घरों में पिछले 50 साल से इफ्तार पार्टियां हो रही थी। मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी होती थी, तब उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश आते थे, तब कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश के घर में अगर गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही है और वहां पीएम पहुंच जाए, तो संविधान टूट जाता है। तो ये तो मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, ये केवल प्राइम मिनिस्टर की जो डीकोलोनाइजेशन कैंपेन है, औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति का जो अभियान है, उसी का हिस्सा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम हटा करके प्रयागराज रखा, जो कि तुर्क जो बादशाह था, अकबर ने नाम बदल दिया था। योगी जी ने फैजाबाद का नाम हटा करके अयोध्या किया। ये ईरान के जो शिया जो सेनापति थे, जो दिल्ली की मुगल सत्ता के नौकर थे, उन्होंने उसका नाम बदला था फैजाबाद। योगी जी ने मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम किया। अभी अमेठी जिले में निहालगढ़ और वारसीगढ़ सबके 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो इसको ये बता देना कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी इस्लाम है, ये बहुत ही घृणित किस्म का झूठ है। हम केवल अब ये अवध क्षेत्र है लखनऊ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है, ये नवाबों की भूमि नहीं है। और नवाबों का यहाँ पे कार्यकाल तो मुश्किल से 125 साल का रहा है। ये नवाब की भूमि कब से हो गई? और ये तो नौकर थे मुगलों के। तो ये जो है, और ये जो कैंपेन जो प्राइम मिनिस्टर ने जो दी है औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति की, ये बहुत लंबी लड़ाई है, और उन्होंने इसके लिए टाइम फ्रेम भी तय किया है, अमृतकाल 2047 तक। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अब जो है लोगों में चेतना आ रही है, सनातन संस्कृति के आधार पर लोगों के मन में अब ये अपने भविष्य, उनको भविष्य के खतरा दिखने लगा है। और जो स्थिति आज झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है और जो पंजाब में है, मैं अभी कल सुन रहा था झारखंड के बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे को, उन्होंने कहा भारत देश के टूटने का वास्तविक खतरा आज हमारे सामने खड़ा है। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये कहा निशिकांत दुबे ने, और निशिकांत दुबे को आप जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत मुखर वक्ता है पार्लियामेंट के अंदर। 4थी बार एमपी सांसद बन के आए हैं, 15 साल उनको लोकसभा में हो चुके हैं, और वो जब भी किसी मुद्दे पे बोलते हैं बहुत तैयारी के साथ और बहुत गंभीरता से बोलते हैं, और उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया भी जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिमाचल में, या जो आपने देखा अभी राजस्थान में, और अभी या उत्तर प्रदेश में,
ये इनके जो कम्युनिस्ट माफिया है, ये हर बात को ट्विस्ट देगा कि साहब ये हिंदुत्व है, ये एंटी मुस्लिम है। ये कभी भी हिंदुओं के खिलाफ जब जब हमला होगा, जब उनका नरसंहार बांग्लादेश में होगा, तब ये चुप रहेगा। यूपी में कोई घटना हो जाएगी तो एक मैडम बोलती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो 50 साल की उम्र में लड़की ही हैं। तो लेकिन बांग्लादेश में जो है, गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर चल रही है। गाजा के ऊपर मैडम के ट्वीट आ जाते हैं, शायद उनके कोई वारिसदारी होगी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के हजारों घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, पीट पीट के मार डाला गया। पूरी कांग्रेस इस पे खामोश है। इससे आप समझ लीजिए कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो आज केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर किसी धर्म और मजहब का वीटो नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कहती है, खुल के कहती है, स्पष्ट कहती है, सबका साथ सबका विकास। क्या कांग्रेस, क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि हर वर्ग का वोट और समर्थन हमको चाहिए? बीजेपी कहती तो है, जरा राहुल गांधी कह के दिखाएं। राहुल गांधी तो लोकसभा के अंदर सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं, भगवान शिव की अभय मुद्रा की बात करते हैं। वो जानते हैं अभय मुद्रा क्या होती है? कभी आपने उनके माथे पे तिलक देखा है? उनका क्या लेना देना भगवान शिव से? सावन के महीने में कब उनको आपने देखा कि वो किसी शिवालय में गए हो जलाभिषेक करने? कभी देखा आपने? अभी रक्षाबंधन बीता है, क्या उनके हाथ में राखी देखी आपने? तो ये सब घनघोर भारत विरोधी लोग हैं। सावन के महीने में तो वो लालू जी के साथ खड़े होकर के कबाब बनाते हैं सर। हाँ, कबाब मटन खाने से वो तो हाँ ये है। तो इसलिए बहुत लोगों को बहुत धन्यवाद, भ्रम नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।